हम मौके पे मौजूद हैं। हमारे साथ देश के वीर जवान राजेश कुमार साथ में उपस्थित हैं। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में करीबन 7-8 गोलियां खाई थी और इसके बाद ये जिंदा लौटे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उसमें क्या परिस्थितियां थी, किस प्रकार उन्हें गोलियां लगी और उसमें भारत पाकिस्तान युद्ध किस प्रकार से संचालित हो रहा था। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। आपका क्या नाम हुआ सर? राजेश कुमार नाम है सर। सर किस बीएसएफ के किस सेक्टर पे तैनात हैं? अरनिया सेक्टर में पड़ता है हमारा बटालियन, नारेसपुरा में पड़ता है। अरनिया सेक्टर थाना के अंदर आता है और एसएचबी पॉइंट है हमारा, जहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जीरो लाइन है, वहाँ हमारे साथ युद्ध हो रहा था। तो आपको वो युद्ध में कितनी गोलियां लगी थी? युद्ध में 5 से 7 सर गोली लगा है। और गोली लगने के तुरंत बाद आपको मेडिकल के लिए आपने युद्ध में तुरंत मेडिकल नहीं मुहैया होता है, वहाँ पर टेम्परोरी मेडिकल अपना रखा रहता है, फास्ट एड, और उसमें युद्ध में लड़ना होता है। युद्ध का ये रूल है। जब आपको गोलियां लग रही थी सर, तो आप उसमें क्या सोच रहे थे? उस टाइम तो हम बस अपने देश के बारे में सोच रहे थे कि हमारा देश मतलब सुरक्षित रहे। हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और लगातार हमने उन पर वार कर रहा था। ये आपको सेना में या बीएसएफ में आने की प्रेरणा किनसे मिली थी? ये तो हम अपने खुद का मतलब अपने सेना को देख कर हमारा भी उत्साह था पहले से ही कि हम भी सेना में जाएंगे। लोगों को, हमारे गांव के कुछ लोग थे सेना में, तो उनको देख के हम भी अपना मन में ये हो गया कि अपना हम भी भारत माता की सेवा के लिए जाएंगे सेना में। जब आप जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस समय क्या हालत है बॉर्डर पे, सीमा पर क्या हालत थी? हालात तो बहुत ख़राब थी और अपने इंडिया का जो है पीछे गांव को खाली करा के, क्योंकि खाली नहीं कराएंगे तो गोला गिरेगा तो अपने इंडिया के सिविल भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए पहले गांव खाली कराया गया अपने पीछे। उसके बाद मतलब युद्ध शुरू हो गया तो पूरा दोनों तरफ से बहुत बमबारी दोनों तरफ से हुआ। हमारे तरफ से भी, वो भी हमारे तरफ डाले हैं, हम भी उनको नुकसान किए हैं खूब। और आपके साथी और भी जवान को गोलियां लगी थी क्या? हाँ, हमारे बटालियन में पूरा बीएसएफ में तो लगभग 14-15 से ज़्यादा ही थे। हमारा यूनिट 120 बटालियन टाइगर ऑफ त्राल ऑपरेशन सिंदूर 120 बटालियन नारेसपुरा में है और हमारा बटालियन 120 बटालियन के 4 लोग घायल हैं हम, और 07 बटालियन के 9 लोग थे, जो 9 में उनका बीएसएफ 2 मर गया और भी जो बुरी तरह से घायल हैं जो और हैं 7, उनका 07 बटालियन का बीएसएफ का। और ये बोल रहा हूँ बीएसएफ के बारे में कि बीएसएफ जब भी जंग हुआ है इंडिया और पाकिस्तान से, तो इंडिया पाकिस्तान के जंग में बीएसएफ बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। हर बार आर्मी और बीएसएफ दोनों मिल के जंग लड़ती है और हमेशा लड़ती रहेगी। पहले टाइम से लेकर आज तक युद्ध में हमेशा शामिल है बीएसएफ हर ग्राउंड में मतलब रहती है। युद्ध से लेकर इधर इलेक्शन भी कराती है और युद्ध के टाइम में युद्ध भी करती है। बीएसएफ का बहुत योगदान रहा है युद्ध में हमारा इंडिया के अंदर। तो बीएसएफ एक बहुत शक्तिशाली फोर्सेज माना गया है, अपना इंडिया के लोग भी मानते हैं। ऐसा नहीं कि आर्मी और बीएसएफ दोनों मतलब एक तरह का शक्ति फोर्स है अपने इंडिया का, माना गया है। जब आपको गोलियां लगी थी, आप अस्पताल में भर्ती थे, तो क्या आपको अपने परिवार का ख्याल आ रहा था उस समय? आपके कितने बाल बच्चे हैं? हाँ, तो उस टाइम तो मतलब बच्चों का तो ख्याल थोड़ा आएगा, तो फिर भी हम बच्चों को बोल दिए हम कि थोड़ा नॉर्मली थोड़ा सा घायल हो गए हैं, कोई घबराने की बात नहीं। ये गोलियां लगने के कितने देर बाद आप अस्पताल में भर्ती कराए गए थे? लगभग गोली लगने के बाद फास्ट एड नॉर्मल ले लिया। फास्ट एड के बाद 5-6 घंटा बाद मैं गया और हॉस्पिटल में सुबह 10 तारीख को हुआ था, मतलब 10 तारीख को लगा मेरे को ना, तो 11 को मैं सुबह निकल गया था एम्बुलेंस में, क्योंकि हमारी फायर के दौरान क्या है ना कि एम्बुलेंस पर भी वो लोग फायर कर देते थे, इसलिए थोड़ा वो फायर शांत होने के बाद फिर हमको एम्बुलेंस से ले गया मिलिट्री हॉस्पिटल 166 एमएच में, सतवारी में। जो आपने गोली स्वस्थ आपको होने के बाद आपने अपनी पत्नी को बताया था कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ, तो उसमें आपके पत्नी का क्या रिएक्शन था? हाँ, इनका भी कुछ आशीर्वाद है तभी हम बच के आए हैं, और भगवान का भी, यहाँ गोमों का भी धन्यवाद का, मतलब जो भी है हमारे जनता, उनका आशीर्वाद था, इसीलिए हम लोग बच के आ गए। और मेरे वाइफ का बहुत बड़ा योगदान है
तो हमारे लिए हमेशा भगवान से दुआ मांगती है, इसलिए हम बच के आए हैं वापस। आप देश के युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? देश के युवाओं से कहते हैं तो देश को मतलब बचाना है तो मतलब सेना में सबको नौजवान को भर्ती होना चाहिए और बीएसएफ आर्मी में भर्ती होना चाहिए देश के लिए। तो देश पहले है, उसके बाद ही तो हमारे इंडिया के लोग सुरक्षित रहेंगे। हम आपको उनके परिवार से बात कराना चाहते हैं कि किस प्रकार युद्ध के क्षणों में उनके परिवार पर क्या बीत रही थी। मैडम, जैसा कि युद्ध चल रहा था वहाँ पर और आपके परिवार में आपके पति को गोली लगा हुआ था, तो आप क्या महसूस कर रही थी? जब मुझे पता चला तो सर, तो मैं तो यही कहूँगी, हम लोग पूरा रोने लगे। ऐसा लग रहा था कि कब हम लोग भाग के इनके पास चले जाओ, इनको देखें, लेकिन हमारे पास उसमें जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। और हमारे घर में उस बीच में जहाँ तक देखा जाए तो शादी का भी माहौल था। जब इनको 10 तारीख को छुट्टी मिलने वाली थी तो हम देखे कि 10 तारीख को छुट्टी आए नहीं। 10 तारीख को उनका टिकट था आने का, तब तक हमको शाम को खबर मिलता कि इनको गोली लग चुकी थी। ये उसी दिन घर आने वाले थे जिस दिन उनको गोली लगा था? घर आने वाले थे छुट्टी, उसी दिन इनको गोली लगी थी। आपने तो काफी दुआएं की होगी भगवान से कि आपके पति स्वस्थ होकर वापस घर आ जाएं। हमने बहुत दुआ की भगवान से, बहुत बोल तो रहे हम लोग, इतना अभी तक से उनका मन्नत मांगे है ना कि कहिए मत। आपको आज अपने वो सही सलामत घर आए, हम लोग को बहुत देख के खुशी हो रहा है। आपको अपने पति पर गौरव महसूस हो रहा होगा? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं फौजी जी की पत्नी हूँ। जी। देखिए, ईश्वर का कृपा है कि वापस आए हैं और देश के लिए इन्होंने अपना जान तो कुर्बानी दिया ही, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि लड़ाई करके वापस आना। तो सबसे पहले तो भाई ईश्वर का कृपा है, और बाकी हमारा गाँव में ऐतिहासिक जगह रहा है शुरू से। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक जगह में पुनः एक ऐतिहासिक काम हमारे जवान ने किया है। हम इनका आभार प्रकट करते हैं और हम प्रयास करेंगे माननीय हेमंत सोरेन सरकार से कि इनका समुचित परिवार का व्यवस्था, क्योंकि जो व्यवस्था यहाँ पर ही अस्थायी है और अस्थायी व्यवस्था में हर समय डर भय लगा रहता है कि कब होगा, कब रेल तोड़ देगा, कब क्या होगा। लेकिन हम लोग प्रयास रहेंगे कि जैसे इनका अस्थायी व्यवस्था सरकार से सम्मान के साथ साथ एक पुनर्वास जो कहते हैं वो होना कराने प्रयास, कोई मतलब कि परामन अस्थायी करने का हम प्रयास करेंगे। तथा जिस समय सुने अभी सम्मानित किया, आपको कैसा फील हो रहा है खुद में? देखिए, ये तो फील्ड का कहाँ तक बात है, हम लोग भी आंदोलन से ही आए हैं, चाहे जो भी आंदोलन हो। और कोई भी उद्देश्य में जिस चीज का रहता है कि हम देश की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे, हम अपने क्षेत्र का सेवा करेंगे, इसके दरमियान बहुत सारा कठिनाइयाँ होता है, उसका सामना करना पड़ता है। और ये सबसे बड़ा है कि देश सेवा में दिखाए लोग, इसलिए इनका आभार प्रकट करते हैं। और आने वाला दिन इससे नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि देश के लिए आगे आएं और मजबूती के साथ हम भारत को मजबूत करेंगे। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।